Good morning, students. Hope you all are doing well in this tough time of coronavirus. Welcome back to the French Revolution Part 2. In the previous part, we have left with the causes of French Revolution, in which we have read about the three causes, that is, social causes, economic causes, and political causes. So now in this part, let us start with the growing middle class and the ideas of philosophers. Means how ideas of philosophers helps in the emergence of middle class and also helps in the revolution, in the growing up of the revolution. So let's start with growing middle class and ideas of philosophers. To overcome the weak financial situation in France, Louis XVI increased taxes, but middle class people were not happy because taxes had to be paid by them. So we all know that when Louis XVI became king, the financial condition of the France was not good. The He welcomed with the empty treasury. Now he planned to increase the taxes to overcome the financial situation. But as we all know, in the social causes, we have read that the taxes only had to be paid by the third estate people, that is, mostly by the middle class people, and that's why they are not happy. There was a growing middle class who was educated and believed that no group in society should be privileged by birth. There were people in the middle class, there were people in the middle class who were educated, and they thought that uh, there should not be a society in which there will be a privileged by the birth. It means वो कुछ ऐसे मिडिल क्लास में लोग थे जो पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि सोसाइटी में इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार दिए जाएं। मीन्स अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट यानी क्लर्जी एंड नोबिलिटी को बिलोंग करते हैं तो दे वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द गिविंग टैक्स, तो उनको टैक्स नहीं देना होता था। तो ये जो बर्थ राइट, जो बर्थ प्रिविलेज थे, मिडिल क्लास उसके अगेंस्ट में थी और इसीलिए वो ग्रो कर रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सम ऑफ देम अर्नड देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। मिडिल क्लास जो पीपल थे उनमें से कुछ लोग ओवरसी ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे अपने देश से बाहर भी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थे, जो मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में थे, जहाँ से वो अपनी अर्निंग करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स, द मिडिल क्लास आल्सो इंक्लूडेड लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। और इन मर्चेंट्स के अलावा, व्यापारियों के अलावा, मिडिल क्लास में लॉयर्स भी आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होते हैं वो भी आते थे। तो ये सब मिलके मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, यानी थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते थे। और ये लोग एंग्री थे, गुस्से में थे कि जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ उन्हीं को देने पड़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को प्रिविलेज मिले हुए हैं बाय बर्थ, और इन सब के विरोध में ही वो आवाज़ उठाते थे और वो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हेल्प कर रहे थे। नाउ philosophers also played a very important role in enlightening society. They encouraged society to challenge the powers of the monarch. जो philosophers रहे हैं, जो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, जो कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी समाज को जागरूक करने में, सोसाइटी को जागरूक करने में एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दे एनकरेज सोसाइटी टू चैलेंज द पावर्स ऑफ मोनार्क। उन्होंने सोसाइटी को एनकरेज किया कि वो जो मोनार्क है, जो किंग है, उसकी पावर्स को चैलेंज करें। उन्हीं में से कुछ हम पढ़ने वाले हैं, कुछ फिलोसफर्स के बारे में जिन्होंने क्या किया है। तो उनमें से एक हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक डिसअप्रूव्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क इन हिज द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक हैं, उन्होंने एक बुक लिखी द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि जो वो डिसअप्रूव कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को और जो मोनार्क के एब्सोल्यूट राइट्स हैं उनको। इसका मतलब क्या है कि जो किंग थे, जो मोनार्क थे, उन्होंने कहा, मोनार्क यानी किंग का कहना था कि वो
भगवान के भेजे हुए हैं, यानी भगवान के दूत हैं, भगवान के ही अवतार हैं, तो उन्हीं को सारे अधिकार प्राप्त हैं। वो एक तरह से डिक्टेटर हैं, किंग हैं। अगर वो भगवान के भेजे हुए हैं तो सबको उनकी बात माननी चाहिए, ऐसा किंग का मानना था। इसी को, इस फिलॉसफी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन कहा गया, कि हम भगवान के ही भेजे हुए हैं, यानी हम ही भगवान हैं। तो जॉन लॉक ने इस बात को डिसअप्रूव किया, नहीं माना। ऐसे ही दूसरे फिलोसफर हैं रूसो। तो रूसो प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में उन्होंने बताया कि किसी भी जगह एक इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां उस जगह के, उस देश के लोगों और जो उनके ऊपर रूल करने वाले उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कैसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के हित में नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा और उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो रूसो ने एक गवर्नमेंट की बात करी है जहां लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड हमारे एक फिलोसफर्स हैं मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, एंड ही प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। अपनी इस बुक में उन्होंने जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसमें उसकी जो पावर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए बताया गया है। मीन्स हमने समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट में उन्होंने जो पावर्स को डिवाइड किया गया है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में तीन तरह से डिवाइड किया है, ताकि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड हो जाए और उनके इंडिविजुअल राइट्स हों। तो इस तरह से ये जो आइडियाज़ हैं, जो फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखे। इनको थर्ड एस्टेट के लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे डिबेट में हिस्सा लेते थे, इनके आइडियाज़ को फैलाया गया। एंड दिस इज़ हाउ द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड फिलोसफर्स सोल्ड द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन टू द थर्ड एस्टेट मेंबर्स। इसी तरह से जो रेवोल्यूशन था उसको एक नया रास्ता मिला, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को, मिडिल क्लास लोगों को एक नया रास्ता मिला मोनार्की के खिलाफ लड़ने का। नाउ अब हम बात करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। यानी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट पार्ट में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है वो 14 जुलाई 1789 को, जब बास्तिल का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उसको ढहा दिया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो उसके पीछे के क्या इवेंट रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में। Now, Louis XVI on 5th May 1789 called an assembly of Estates General to pass a proposal to increase taxes. Members of the first two estates were seated in rows facing each other, while members of the third estate had to stand at the back. अब लुइस 16 क्या है, 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाते हैं, एस्टेट्स जनरल्स की, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एस्टेट्स थे उनकी असेंबली बुलाते हैं, और चाहते हैं कि क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन फ्रांस में सही नहीं है, उनको सही करने के लिए टैक्स इंक्रीज करना चाहते थे। तो टैक्स इंक्रीज करने का एक प्रपोजल उन्होंने रखा, वो पास कराना था। अब होता क्या है, जो फर्स्ट टू एस्टेट्स के मेंबर्स हैं उन्हें तो वो असेंबली में वो अपने एक दूसरे के आमने सामने चेयर्स पर रोज़ में बैठते हैं, और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं उनको उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स में ईच 300 लोग थे जो उनके मेंबर्स थे, यानी फर्स्ट एस्टेट्स के 300 मेंबर्स, सेकंड एस्टेट यानी नोबिलिटी के 300 मेंबर्स, और जो थर्ड एस्टेट है उसके 600 मेंबर्स असेंबली में इकट्ठा हुए। अब in past, the voting in the estates general conducted on the basis of principle that each estate had one vote, but this time the third estate demanded individual voting right, that is each member would have one vote. पुराने समय से जो वहाँ वोटिंग जो होती थी असेंबली में, एस्टेट्स जनरल में, वो
वोटिंग का जो प्रिंसिपल था, जो आधार था, वो था कि हर एक एस्टेट का एक वोट होगा। मींस अगर क्लर्जी है यानी फर्स्ट एस्टेट है तो उसमें 300 मेंबर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उनका वोट एक काउंट किया जाएगा। नोबिलिटी हैं, उसमें 300 मेंबर्स हैं, उनका भी एक वोट काउंट किया जाएगा। और थर्ड एस्टेट हैं जिसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, 600 मेंबर्स हैं जो अभी एस्टेट जनरल की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर भी उनका एक ही वोट काउंट किया जाएगा। तो ये हर एक एस्टेट का एक वोट होगा, ये पुराना प्रिंसिपल था। और थर्ड एस्टेट के लोग इसके अगेंस्ट में थे, ये डिमांड कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि एस्टेट का एक वोट होना चाहिए, बल्कि हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। तो ये डिमांड की, बट द किंग रिजेक्टेड दिस डिमांड एंड द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। लेकिन इस डिमांड को किंग ने रिजेक्ट कर दिया और इस वजह से थर्ड एस्टेट ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया, यानी उन्होंने मीटिंग से बाहर चले गए, वो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो प्रोटेस्ट करने लगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है, अगर आपने अभी रिसेंटली अगर आप भारत की पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, और वहाँ डिबेट होती हैं और किसी बहुत सारी पार्टीज़ के मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट हैं वो वहाँ इकट्ठा होते हैं। और अगर किसी पार्टी के मेंबर्स जो डिबेट हो रही है उसमें डिस्कशन में किसी चीज़ से सहमत नहीं है, किसी बात से सहमत नहीं है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो वो वॉकआउट कर जाते हैं, यानी उस लोकसभा से बाहर चले जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से था। नाउ जब वो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स असेंबली से बाहर चले गए, प्रोटेस्ट करने लगे, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक असेंबली के बाहर एक जगह थी, इंडोर टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस कोर्ट था एक। तो ये एक इवेंट हुआ उसके बाद बहुत फेमस था, जिसको नाम दिया गया टेनिस कोर्ट ओथ। यानी वहाँ वो सारे लोग असेंबली से निकल के इकट्ठा हुए और उन्होंने एक शपथ ली। तो ये इंसिडेंट था जून 20 1789 का, टेनिस कोर्ट ओथ। तो दे टुक अ प्लेज that they will not separate till the formation of constitution and will limit the powers of monarch। और उन्होंने, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने एक शपथ ली कि वो तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक वो इकट्ठा वहाँ अ, रहेंगे जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर लेते हैं, और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो किंग है, जो मोनार्क है, उसकी पावर्स को लिमिट ना कर देते हैं, तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नाउ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली एंड लेड बाय मीराब्यूर नोबल्स एंड एबेसीज क्लर्जी। ना उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और उनको जो लीड कर रहे थे, जो उनके नेता थे, वो दो लोग थे, और दोनों में से एक नोबल्स को बिलोंग करते थे और एक क्लर्जी को। यानी कि थर्ड एस्टेट में, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था थर्ड एस्टेट वाले लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। वो थोड़े लिबरल थे और इसीलिए ये दोनों ने थर्ड एस्टेट के लोगों का साथ दिया, उनके नेता बने, उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। When the National Assembly was drafting the Constitution, there was rise in prices and scarcity of resources। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, उस समय का जो टाइम था, उस समय जो फूड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी हो गई, और फूड्स के जो प्राइसेस हैं, मेनली जो इसेंशियल फूड्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे। और इस वजह से दिस led peasants looted and burned the homes of tax collectors and landlords। और इस वजह से वहाँ के जो किसान लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने लूट मार करनी स्टार्ट कर दी। जो टैक्स कलेक्टर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े मतलब नोबिलिटी और क्लर्जी वाले लोग थे, उनके यहाँ लूट की उन्होंने, उनके घरों को जला दिया। There was a rumor that the king had sent his army. An angry crowd destroyed the Bastille Fort on 14th July 1789। This event marked at the beginning of the French Revolution। और जब ये सब हो रहा था, किसान लोग, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, यानी जो क्लर्जी हैं, जो नोबिलिटी हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके घरों को जला रहे थे, वहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं, जो सामान हैं, उनको लूट रहे थे। उसी समय एक अफवाह फैली कि जो किंग है उसने अपनी आर्मी भेजी है लोगों को मारने के लिए। जब ऐसी अफवाह हुई तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, एंग्री थे, वो बास्तिल फोर्ट की तरफ गए
और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने वास्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ है। एंड सो दिस इवेंट मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now, faced with this terror of destruction, King finally accepted the National Assembly and abolished the system of taxes. और जब उसे इतना जो डिस्ट्रक्शन लोगों ने किया, जो भीड़ ने किया था, फाइनली किंग ने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया। नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली थर्ड एस्टेट के लोग ही हैं। थर्ड एस्टेट के लोग, जो मिडिल क्लास लोग थे, वही नेशनल असेंबली हैं। उन्होंने ही वो नेशनल असेंबली बनाई और किंग ने फाइनली उसको एक्सेप्ट किया और जो टैक्स का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। जब टैक्स सिस्टम ख़त्म हो गया फिर क्या होता है? नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। ये डिफरेंट मोनार्की से कैसे है? अभी तक फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की यानी किंग ख़त्म नहीं हुआ है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन्होंने किंग का जो रूल है उसको एंड नहीं किया। किंग भी अपनी जगह पे है, सिर्फ उसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस ने बना उसमें जो किंग की पावर्स थी, जो किंग पहले डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा था, अब वैसा नहीं कर सकता। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके उसे पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। तो इसीलिए फ्रांस को अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया। Now the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791 with an objective to limit the powers of the monarch. तो नेशनल असेंबली ने क्या किया है? 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया और उसका उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जो किंग है, जो मोनार्क है, उसकी पावर्स को वो लिमिट कर दें। वो अपनी मर्जी से बहुत सारे जो काम कर रहा था वो ना कर पाए। Now the powers were now separated into legislature, executive and judiciary, which made France a constitutional monarch. Now तो अब क्या हुआ? जो पावर्स हैं जो पहले सिर्फ अकेले किंग के हाथ में थी, उन पावर्स को सेपरेट कर दिया गया तीन पार्ट्स में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। और वो तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी। किस तरह से? अब ये लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर आप समझ सकते हैं बिल्कुल वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम भारत की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो संसद में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। लॉ मेकिंग का जो काम है वो लेजिस्लेचर का होता है, हिंदी में इनको विधायिका बोलते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं, जो एक्चुअल में सरकार चलाते हैं, जो गवर्न करते हैं। इनको हम समझने के लिए हम समझ सकते हैं जो जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव हैं, ये गवर्नमेंट रन करने का एक्चुअल में वर्क करते हैं। थर्ड, जुडिशरी आप बिल्कुल समझ सकते हैं, न्यायपालिका, यानी जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है अपना, बिल्कुल वैसा ही न्यायपालिका है और जो कि इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। ये तीनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वाज चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। अब यहाँ जो नेशनल असेंबली जो बनी उसमें कुछ इलेक्टर्स थे जो जो चुनाव करते हैं, ठीक है। अब वो जो चुनाव, वोट डालने का जो अधिकार था, जब इलेक्शन है तो वोट भी डाले जाएंगे, तो वोट डालने का जो अधिकार वहाँ दिया गया वो एक्टिव सिटीजन्स द्वारा दिया गया। अब ये एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं? एक्टिव सिटीजन्स उनको बोला गया द कंप्राइजेस ऑफ ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। यानी फ्रांस में जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको चुनने का अधिकार एक्टिव सिटीजन के पास था और एक्टिव सिटीजन्स में सिर्फ मैन आते थे, यानी पुरुष आते थे जो 25 साल से ज़्यादा के थे और वो टैक्स देते थे अपने 3 दिन की सैलरी के बराबर। यानी उनकी जो भी 3 दिन की लेबरर वेज होगा, जो सैलरी होगी, इनकम होगी, उसके बराबर अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाएंगे और उनको वोट देने का अधिकार होगा। बाकी के जो भी रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट्स। बाकी के जितने भी मैन हैं और सभी वीमेंस, महिलाएं सभी हैं,
उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया, और पैसिव सिटीजन्स को कोई वोट देने का अधिकार नहीं था. So this is how your part second has been completed. So we will meet in the next part. Thank you.